मातरम। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से कम्युनलिज्म था, सोशलिज्म था और फिर कैपिटलिज्म था, वो नव कल्याणवाद या एकात्म मानववाद हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो हम इसके बेसिस पे हम कैपिटलिज्म तक आए थे, पूंजीवाद तक आए थे। पूंजीवाद के बाद किस प्रकार से हमने बताया कि 4 स्टेप हमने बताया था। बेस, इसका बेस कहाँ से पड़ा, फिर स्ट्रगल, अगर आप पिछले वीडियो में देखें, फिर स्पार्क और फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब देखेंगे कि जो मर्चेंटिनिज्म है, मर्चेंटिनिज्म एक थॉट्स है, विचारवाद है, जो 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक चला था, मतलब 1750 के लगभग था। और क्यों था, देखिए 1750 से 1760 में क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। 1760 के क्या है लगभग, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होती है। किससे प्रभावित था, कैपिटलिज्म से, पूंजीवाद से। ये सब जुड़े हुए हैं एक साथ, सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम बताना जरूरी समझे इस सारे टॉपिक्स को। और ताकि आप जिस प्रकार से आप उस तरीके से जोड़ते हुए आएंगे, फिर वर्तमान में आएंगे तो जितनी थियरीज बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, सब पता चलेगा आपको। तो बेस स्ट्रगल हमने देखा था कि किस प्रकार से इस्लाम की शुरुआत से वो इस्तांबुल पे कब्जा करता है और जिससे उनके बाधाएं होती हैं, बाधाएं होने के कारण वो व्यापार के लिए आगे निकलते हैं, जिससे जो कोलंबस है वो अमेरिका की खोज करते हैं, फिर उसके बाद भारत की खोज होती है, भारत की खोज के बाद आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो है, क्या लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तो ये सब बाहर निकलते हैं वहां से, बस उसी व्यापार की देन थी। वहीं से सोना चांदी का महत्व क्यों बढ़ा, मर्चेंटिलिज्म मानते थे सोना चांदी का सबसे ज्यादा महत्व होता है, और वो मानते थे कि व्यापार से ही पैसा कमाया जा सकता है। जो राष्ट्र का धन है वो किससे, वेल्थ ऑफ नेशन किससे कमाया जा सकता है, केवल व्यापार के द्वारा ही आ सकता है। क्यों आ सकता है, ये सब विचार उनका क्यों था। हमने बताया था कि हर एक आदमी अपनी परिस्थितियों से घिरा होता है, अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो किस परिस्थितियों से प्रभावित था हमने बता दिया है आपको, इसीलिए उन्होंने सोने और चांदी को महत्ता को माना। और इसी बीच आप देखेंगे 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन की जो बुक आती है एडम स्मिथ की, वो किससे प्रभावित थी, उसी से, उन्हीं सारी चीजों से प्रभावित थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ये सारी चीजें कनेक्शन है, ये सारी चीजें ज्वाइंट्स हैं, इसको देखना चाहिए। तो आज के बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद किस प्रकार से सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत सारी चीजों को मतलब जन्म देता है। ऐसा बुराई, केवल बुराई इसमें नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। भौतिकवाद ही एक प्रकार से भौतिकवाद है, और इसी भौतिकवाद के चलते ये मानता है कि जिसके पास पूंजी है उसी, वो क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था, मतलब कि अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, जो अर्थव्यवस्था के 4 कार्य हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था चलती है, उसमें किसका नियंत्रण हो, पूंजीवाद का नियंत्रण होगा तो कैसे काम चलेगा, सोशल समाजवाद का नियंत्रण होगा तो कैसे काम चलेगा, कम्युनिज्म का नियंत्रण होगा तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद नया टर्म आया एकात्म मानववाद। तो इस सारी चीजों से हमने देखा है। अब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हमने किया है कि किस प्रकार से सारी चीजें हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब भारत में घुसता है, इस पे भारत का इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये सबसे पहले क्या मानते थे, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जो औद्योगिक वाले थे, जो मुख्य रूप से जो इंग्लैंड से यहाँ इन्फ्लुएंस था, ये तो ये मानते क्या थे, ये मानते थे कि जिसके पास पूंजी है वो महत्व है, उसी को अर्थव्यवस्था चलाने का अधिकार है। और ये किस प्रकार से भारत में इंटर होता है, देखिए ये अमेरिकी वालों भी इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस है। इसके बाद जो है, जो कम्युनलिज्म है, साम्यवाद, वो रसिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यूएसएसआर का। तो जो कम्युनलिज्म था और पूंजीवाद दोनों देखिए एक तरह से विरोधी हैं, और इसीलिए रसिया और क्या है, अमेरिका, ये सब क्या है, विरोधी हैं, क्योंकि दोनों में मतभेद है। वो मानता है कि एक वर्ग का कब्जा होना चाहिए, ये मानता है कि जिसके पास पैसा है उसका कब्जा होना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें मतभेद हैं इसमें। भारत में इसकी एंट्री होती है, देखिए जैसे 1970, अभी तक तो देखिए आप देखेंगे 1917 के बाद से जब जितनी भी पूरे देश में नीतियां बनाई जा रही हैं, किसके प्लान बेस्ड बनाई जा रही हैं, कहीं किसी देश में देखिए सारे इन्फ्लुएंस है उससे। क्योंकि जो रूस की क्रांति 1970 अगर आप देखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, सबको बल मिला, पूरे विश्व को बल मिला कि इस हिसाब से अगर प्लानिंग बनाएंगे तो हम भी जीतेंगे। लेकिन भारत में ये सारी चीजें हुई 1951 से, देखिए प्लानिंग कमीशन बनता है 1915 में। तो क्यों बनता है, इसीलिए बनता है इन्फ्लुएंस होकर रसिया से। देखिए जो इंदिरा गांधी, उनका झुकाव कहाँ है, यूएसएसआर की तरफ है। क्यों है, क्योंकि वो विजय था। हर आदमी चाहता है कि जो विजय है, जिसके द्वारा मतलब अगर कोई जीतता है तो चाहता है कि सब हम उसी नीति को अपनाएं और फिर अपना उत्थान करें, उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर सब बना। लेकिन 1991 में जैसे ही देखिए रसिया यूएसएसआर टूटा 15 देशों में, वैसे ही उसकी जीत हुई, किसकी, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की जीत हुई, और पूंजीवाद एंट्री करता है
अब उसको एंट्री करना ही था। देखिए सारी चीजें वो अपने हिसाब से बनाने लगा, सारी रचनाएं अपने हिसाब से करने लगा। तो एलपीजी के द्वारा उस एंट्री हुई भारत में उसकी। और सर पूंजीवाद इतना खतरनाक चीज है, पूंजीवाद केवल भौतिकता को मानता है, और पूंजी मतलब भौतिक चीज, तो पूंजीवाद भौतिकता को मानता है। इसीलिए तो अब पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद का मतलब यह है जो जिसके पास, ध्यान से देखिएगा, जिसके पास ज्यादा धन रहेगा वही मालिक होगा, उसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होगी पूंजीवाद में। जो जिसके पास कम पैसा होगा उसको सताया जाएगा, उसको लूटा जाएगा, उसको नौकर बनाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं पूंजीवाद में ऐसी। और भौतिकता, आपके पास अगर बढ़िया कार, देखिए अगर आपके पास चारपहिया है तो उससे नहीं चलेगा, आपके पास कितना बढ़िया है उससे चलता है। अगर मान लीजिए आपके पास वैगनार है तो भैया बेकार है। अगर आपके पास स्विफ्ट है तो ठीक है। अगर आप, लेकिन स्विफ्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूंजीवाद इतना प्रभावित हो रहा है, इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है कि अगर मान लिया आपके पास फोन है तो आपको खुशी नहीं है कि फोन है, आपको भैया आप चाहिए कि एप्पल का होना चाहिए। अगर फोर व्हीलर है तो स्विफ्ट से आपको संतोष नहीं है, आपको मर्सिडीज होना चाहिए। और यही फ्रस्ट्रेशन का कारण है। बहुत सारे बच्चे देखिए डिप्रेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी कुरीतियां उसके द्वारा जन्म ले रही हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एक चीज है तो उसको संतोष नहीं, उसको और बड़ा चाहिए। हालांकि ऐसा जज्बा होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, लेकिन आप केवल आप समझे कि क्यों चाहिए, ये सारी चीजें उसका यूज करें। अगर आपके पास है तो आप भले ही आप पाने के लिए कोशिश करें, लेकिन आपके एक तरह से आप एक सहानुभूति होनी चाहिए कि मेरे पास जो है उससे, उसको आधार बना करके काम करें, नहीं कि आप उसमें परेशान हो जा रहे हैं। इसीलिए देखिए बच्चे बहुत सारे इस समय परेशान, उसी पूंजीवाद की देन है। मैकालियन शिक्षा व्यवस्था देखिए भौतिकवाद पे जोर देता है, और इसी कारण जो हम लोगों ने पढ़ रहा है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान है इधर उधर। डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई कुछ है, कोई पहले से। तो ये सारी चीजें भौतिकता के कारण, इसी पूंजीवाद के कारण है। और इसी के परिपक्ष में, इसी के उपलक्ष्य में जन्म होता है एकात्म मानववाद का, जिसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। बहुत प्यारी घटना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर इसके अलावा देखिए जो व्यक्तिवाद है, जब भारत में एंट्री होता है तो देखिए मुख्य चीज, तो पूंजीवाद में सबसे इंपॉर्टेंस किसकी होती है, पूंजीवाद में सबसे इंपॉर्टेंस दो चीज की होती है। पूंजी की, सबसे पहले पूंजी मतलब धन, धन मतलब पैसा। तो सबसे ज्यादा किसके पास, पूंजी मतलब धन, धन मतलब पैसा। पैसा कैसे आएगा, अब धन तो चाहिए। अब एक चीज और आप देखेंगे, आप इसको अगर ध्यान दें तो जो पूंजीवाद है इसका बेटा है साइकोलॉजी। ये पूंजी को बढ़ाने के लिए, आप इसको पूरा कनेक्ट करें, ये पूंजी को बढ़ाने के लिए, अर्थात अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, साइकोलॉजी का सहारा लेता है। और ये साइकोलॉजी कहाँ भेजता है, कॉलेज में भेजता है, स्कूल में भेजता है, घर में भेजता है, हर एक कॉलेज में भेजता है। कॉलेज में भेजता है प्रचार वगैरह के लिए, यार देखिए हमारा सबसे खतरनाक बैनर है, हमारा यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया है, ये सारी चीजें। अब देखिए घर में कैसे भेजता है, टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। ठंडा मतलब कूल कूल नहीं देखे आपने, साबुन मतलब निरमा, उससे बड़ा कुछ है नहीं, नमक मतलब टाटा नमक, उससे बड़ा। ये क्यों है, पूंजी बढ़ाना चाहते हैं ये। लेकिन उन्होंने सहारा किसका लिया है, साइकोलॉजी का, इफेक्शन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में, देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों के पास क्या टूर ले जाते हैं, कहाँ, डोमिनोज पे। ये सब प्रचार, डेयरी मिल्क, ये सब प्रचार है। सारी चीजें किसके माध्यम से हो रही है, किसके लिए हो रही है, पूंजी को बढ़ाने के लिए, किसके द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा। और साइकोलॉजी कहाँ इंटर कर रहा है, हर एक आदमी के दिमाग में इंटर कर रहा है। साइकोलॉजी मतलब वही सारी चीजें, मन को प्रभावित करना। साइकोलॉजी देखिए केवल मन की प्रवृत्तियों को पढ़ता है। पश्चिमी देशों ने जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट बनाया है वो क्या करता है, मन की प्रवृत्तियों को जांचता है, पढ़ता है, और उसी का यूज करता है कौन, पूंजीवाद। और पूंजीवाद साइकोलॉजी के माध्यम से घर में घुस रहा है, कंपनी में घुस रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में घुस रहा है, हर जगह घुस रहा है। आपने देखा ना, इसीलिए घुस रहा है। क्यों घुस रहा है, क्योंकि उसको पूंजी बढ़ाना है। क्यों पूंजी बढ़ाना है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके पास पूंजी होगी वही राजा होगा, और देखिए क्या होगा, वही मालिक होगा। इसके अलावा ये करता क्या क्या, बस आप देखते रहिए कि करता क्या क्या है। इसको पूंजी बढ़ानी है, पूंजी कैपिटल बढ़ानी है, तो क्या करेगा, प्रचार तो कर रहा है, एडवर्टीजमेंट तो कर रहा है, लेकिन कितना एडवर्टाइजमेंट से आप पैसा बढ़ाएंगे। एक वक्त आएगा कि लोग नहीं खरीदेंगे। अगर मान लीजिए फोन लिया लेकिन आपने एडवर्टाइज, मान लीजिए एप्पल का फोन है, एक फोन आया,
अब एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो कितना एक वक्त आएगा सब लोग नहीं खरीदेंगे भैया, उनको नहीं चाहिए एप्पल का फोन, तो क्या करेंगे? इट्स लीड टू R&D। इसने जन्म दिया सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। आप देख रहे हैं ना कि इस क्षेत्र में रिसर्च हो रही है, फोन के क्षेत्र में नया रिसर्च, यूरेनियम की खोज हो गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्यों? इसलिए है कि एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते आप, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, एक वक्त आएगा कि रुक जाएंगे, तो हमें नई चीजों की खोज करनी होगी। किसके लिए? उस कैपिटल को बनाने के लिए, इस कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ताकि कैपिटलिज्म का राज हो अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से सारी चीजें हैं। R&D करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, नई नई तकनीकों की खोज करेगी, सस्ता मोबाइल लाएगी, सस्ता फोन लाएगी, सस्ता लैपटॉप लाएगी, सस्ता गाड़ी लाएगी, सारी चीजें लाएंगी जिससे उनका विस्तार हो, उनको और बिके। क्यों बिके? क्योंकि उससे उनको पूंजी मिलेगा, पूंजी मिलेगा तो राजा रहेंगे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि सारी तरफ रिसर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बस इसी पूंजीवाद के लिए, इसी का प्रभाव है। भौतिकता पे दो, इसकी देखिए कमियां क्या क्या है। अब हमने बता दिया कि क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, क्यों पूंजीवाद इतना डोमिनेंट है, पूंजीवाद क्यों आया, सारी चीजें हमने बता दिया है। आई होप आप लोग पूरा कनेक्ट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन एक चीज और है, इसकी परेशानी क्या है, इसकी कमियां क्या है? अच्छा तो बहुत है, लेकिन कमियां क्या है? सबसे पहले ये वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पे काम नहीं करता है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण से उसका मतलब नहीं, जिसके पास पैसा है वो राजा रहेगा, उसको समाज में से मतलब नहीं होता। दूसरा, भौतिकता पे जोर, भौतिकता, फिजिकल चीजों पे जोर देता है। फिजिकल चीजों पे जोर का मतलब ये है कि आप नया गाड़ी खरीदे, नई चीजें खरीदे, नहीं खरीदते खरीदते मर जाए, इससे उसको मतलब नहीं है। ये फिजिकल पे ही जोर देता है। आंतरिक संतुष्टि से इसको मतलब नहीं है। मुख्य रूप से उपयोगिता तो मतलब खाने से मिलती है, लेकिन उसको आंतरिक संतुष्टि से मतलब नहीं है कि आप बैठें या आप कुछ पढ़ें, उससे मतलब दूर दूर का इसका रिश्ता केवल इसका है कि आपके पास भौतिक चीजें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको संतुष्टि कितनी खुशी है, आपको खुशी, इन्होंने बता दिया है कि खुशी मतलब आपके पास उतना पैसा बस होना चाहिए। इनकी जो खुशी से रिलेटेड है, संतुष्टि का रिलेशन है, क्या करता है? भौतिक चीजों से जोड़ता है। दूसरी कमियां इसकी है, सबसे खतरनाक कमियां है कि सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देता, भौतिकता पे जोर देता है, केवल भौतिकता पे जोर देता है सोशल वो पूंजीवाद। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार से ये लोगों के बीच एक इल्यूजन पैदा कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है खुशी का, जो इसी में आ गया। जो खुशी है, खुशी के लिए लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है कि अगर आपके पास केवल 50,000 करोड़, देखिए आपके पास अगर स्विफ्ट गाड़ी है तो आप खुश तो हैं, लेकिन अगर नई गाड़ी आ गई, वाली वो आ गई मर्सिडीज, तो अब आपकी खुशी क्या है? कम हो जा रही है। किसके कारण? इसी भौतिकवादी के कारण, इसी कैपिटलिज्म के कारण खुशी कम हो रही है। बढ़ेगी कब? जब आप वैगनआर, जब आप खरीद लेंगे वो मर्सिडीज गाड़ी, मतलब भैया मर्सिडीज है। अगर कोई और आ गई तो आप कहेंगे गाड़ी मतलब भैया रॉल्स रॉयस है, उससे बढ़िया। तो यही है, वही खुशी है जिसके पास पूंजीवाद ने इन सारी चीजों को क्या किया है? इस प्रकार से दिया है। अब हम देखेंगे पूंजीवाद के बारे में, हमने देख लिया है, और सारी चीजें देखिए। मोदी जी भी पूंजीवाद की तरफ जोर दे रहे हैं। हालांकि देखिए वो केवल पूंजीवाद की तरफ जोर तो दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी है, सामाजिक इंटरेस्ट भी है उसमें। भारत में सामाजिक इंटरेस्ट भी है। और क्यों आया पूंजीवाद भारत में, क्यों आया? हमने एलपीजी व्यवस्था, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एलपीजी व्यवस्था अगर देखेंगे, नेशनल इनकम वगैरह के बारे में, जो हमने 5 ईयर प्लान वगैरह बारे में बताया, तो किस प्रकार से एलपीजी की एंट्री होती है, तो उसका प्रभाव, उसकी आवश्यकता, सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से सारी चीजें बहुत पूंजीवाद इफेक्ट करता है। और इसी के विरोध में देखिए व्यक्तिवाद को मानता है। ये व्यक्तिवाद, जिसके पास पैसा रहेगा वही खतरनाक है, बढ़िया है। तो इसी के विरोध में इंदिरा गांधी, देखिए भारत में इसका प्रभाव हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। इसी के विरोध में क्या होता है? भारत में नेशनलाइजेशन होता है 1969 में बैंकों का, बहुत सारी चीजें। तो वही जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म, हाँ, भारत में इसके जो सबसे बढ़िया मतलब मानने वाले थे, देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िए, इकोनॉमिस्ट थे। और फिर देखिए जयप्रकाश नारायण जी थे। तो ये सब समाजवाद को मानते थे। समाजवाद का मतलब क्या है? देखिए दो चीजें हैं जो इन्होंने कहा कि जो सरकार है, समाजवाद में स्टेट मालिक होता है। कौन मालिक होता है? राज्य। और राज्य कौन चलाएगा? जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो होता है वो राज्य चलाता है। ये मानता है कि जो मनुष्य की खुशी है, मनुष्य की जो खुशी है, मनुष्य का जो मूलभूत काम है,
मूलभूत कार्य या लगभग सभी कार्य उस पर किसका नियंत्रण हो? सरकार का, स्टेट का नियंत्रण हो। तो सरकार कौन है? लोगों द्वारा ही चुना गया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, इनके कहने का अर्थ ये। तो सरकार द्वारा चुना गया हो, सरकार का, स्टेट का मूलभूत सभी चीजों पे क्या अधिकार हो? सरकार का, स्टेट का। और दूसरा जो आर्थिक एक्टिविटी है, आर्थिक कल्याण है, उसमें वृद्धि हो किसके द्वारा? समाज के कार्यों के द्वारा, समाज के कर्मों के द्वारा, समाज के कामों के द्वारा। मूलभूत कार्यों पे किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। और इसके द्वारा जो आर्थिक वातावरण है, जो आर्थिक उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण है, उस पर किसका मालिक हो? आर्थिक कल्याण जो है उस पे राज्य हो, उस उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण पे अधिकार हो सरकार का। और वही आर्थिक कल्याण या आर्थिक एक्टिविटी जो भी हो क्या करे? वही करे, सरकार करे, जिससे समाज में भलाई हो, चीजें हो। इसीलिए देखिए सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है। भारत में तो दोनों है, कैपिटलिज्म और समाजवाद दोनों। तो इसीलिए ये सारी चीजें आई। और दोनों एक साथ काम करेंगी, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कल्याण होगा, क्योंकि सरकार क्या करेगी? कल्याण के लिए काम करेगी, पूंजीवादी क्या करेगा? अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो दोनों जब रहेंगे तो समाज का लाभ होगा और सरकार का मुख्य रूप से नियंत्रण होता है। तो इसीलिए भारत समाजवाद और क्या है, पूंजीवाद दोनों को लेकर चलता है। तो इन सारी चीजों से देखिए आर्थिक कल्याण पे इसका अधिकार हो, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। जब सारी अधिकारें आर्थिक हो जाएंगी, हर एक चीज अगर सरकार करेगी तो फिर लोग वैल्यू नहीं लेंगे उसका। लोग बहुत बढ़िया से काम नहीं आज आप ही देख लीजिए, जो सरकारी स्कूल है कैसे काम होता है। हमारे गांव में है कई जगह तो भैंस नहाती है, वहां पे भैंस नहाती है कि नहीं नहाती है? नहाती है गाँव में जो प्राइमरी स्कूल है देखिए हालत खराब है उनका। तो लोग सही से काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो सभी के लिए हो रहा है, इसीलिए सरकार इसको लोड नहीं ले। इसको क्या समाजवाद में भलाई तो है, सरकार तो करना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने निकम्मे हो जाते हैं बाद में कि वो सही से काम नहीं हो पाता है। सरकार तो कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग कायल हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते। इसीलिए व्यक्तिवाद के विरोध में ये आया। और ये सारी चीजें इसकी कमियां हैं, इस लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, सही से काम नहीं करना चाहते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए है तो सरकार करे, बस बैठ के बस कुर्सी टूटते हैं। इसके अलावा एक नई सिद्धांत है सर, जो सबसे बढ़िया थी पूंजीवाद के विरोध में, और जो समाजवाद के लिए भी एक तरह से एक सबसे शानदार देखिए चीज, क्या नाम है? एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद ये किसके द्वारा है? दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था। एक देखिए आरएसएस में वो कार्यरत भी रहे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे, बाद में उनकी हत्या हो जाती है। विशेष देखिए आपको, आपकी उपयोगिता को, आपकी शक्ति को, जो आपकी योग्यता है, उनकी योग्यता है उनकी दुश्मन बन गई। वो सबसे पढ़ने में सबसे स्टैंडर्ड थे, सारे समाज को वो लेके चलते थे। जो आरएसएस का देखिए, आरएसएस जो है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके वो मेंबर रहे हैं। इन सारी चीजों से देखिए उनकी जो योग्यता है उनके दुश्मन बन गई। तो देखिए क्या होता है, उन्होंने क्या दिया? एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया कि पूरी दुनिया क्या है? एक है, एक मानववाद के रूप में है। और हमें जो आपको अगर विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, देश का कल्याण करना है, तो क्या करना है? आपको सबको लेके चलना होगा, नीचे के हर एक तबके को, हर एक आदमी को उसका लाभ होना चाहिए। एकात्म मानववाद का यही सिद्धांत था, जो देखिए पूंजीवाद का खंडन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूंजीवाद का खंडन कर रहा है। समाजवाद का कुछ सपोर्ट देखिए, इसमें समाजवाद का सपोर्ट में है, लेकिन देखिए समाजवाद से कैसे अलग है। ये तो एकात्म मानववाद है कि सभी लोग एक हैं और सबको क्या है? सबका हमें विकास करना होगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा विकास को, तभी पूरे देश का विकास होगा। नहीं तो देखिए इन्होंने मंडल सिद्धांत को बताया था। किस सिद्धांत को मानते थे उपाध्याय जी? मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत ये होता है कि एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समूह बनता है, समूह से राज्य बनता है, राज्य से राष्ट्र बनता है। इसीलिए हमें एक परिवार का हर एक व्यक्ति को समृद्ध करना होगा, जिससे देश का विकास होगा। इसके विकास के लिए सबका सहयोग चाहिए, और इसीलिए मंडल सिद्धांत इन्होंने दिया। और फिर एकात्म मानववाद सभी लोगों के लिए, और इसी एकात्म मानववाद के उपलक्ष्य में इन्होंने दिया एक योजना, जिससे आप सब लोग परिचित होंगे, जिसका नाम है अंत्योदय। इन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया कि जो पंक्ति में सबसे गरीब व्यक्ति है उसको वहां तक लाभ पहुंचना चाहिए। देखिए जो इस साल का बजट है, सरकार ने अंत्योदय योजना के 2022-23 में क्या किया है?
1 साल तक फ्री राशन मुहैया कराने के लिए कहा है, ताकि जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक उसकी स्कीम पहुंचे, वो सारी चीजें उनको लाभ हो, जिससे देश का विकास हो। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हम किसी को छोड़ नहीं सकते, और उनकी इसीलिए जो डेथ एनिवर्सरी है, जो उनकी देहांत दिवस है 11 फरवरी 1968 को, उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से एकात्म मानववाद था। हाँ, इसमें देखिए पूंजी क्या था, इसमें रोल क्या था, कि ऐसा कैसे था कि इसमें सारे उपाय हैं सर, इसको अगर आप अपना लें तो जो पूरी कमियां हैं जो देश की, जो सब परेशान है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे कई लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे छुटकारा मिल जाए आपको। इतनी बढ़िया अगर सरकार इस स्कीम को अपनाती है तो कितना बढ़िया लाभ। इन्होंने माना कि जो शिक्षा है, इन्होंने माना कि हर एक चीज के कारण शिक्षा है, शिक्षा के कारण, और शिक्षा के कारण जो मैकालियन शिक्षा है, जिन्होंने सारे बच्चों को परेशान कर रखा है, 15-15 साल 25-25 साल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या मिला, आज तक उनको कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसीलिए 25 साल तक 25 साल तक पढ़ने के बाद नौकरी करने जा रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन में। इतना मेहनत करने के बाद भी बहुत कम लोग जो है जो आगे कंपीट कर पाते हैं। तो देखिए शिक्षा, उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को, जो सारी परेशानियां हैं, उन्होंने भापा इसको, और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है इस पे अधिकार समाज का होना चाहिए, सरकार का नहीं होना चाहिए। सरकार इसको नहीं चलाएगी, भले ही प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया, लेकिन वो सरकार इसको नहीं चलाएगी। ये समाज का काम है, शिक्षा समाज का काम है, और समाज अपने हिसाब से शिक्षा तय करे। देखिए कितना बढ़िया है कि जो समाज की जरूरत है उस हिसाब से समाज अपनी शिक्षा व्यवस्था को तय करे, और इसी के हिसाब से सारी शिक्षा व्यवस्था होगी। और देखिए अगर सारी शिक्षा व्यवस्था इस हिसाब से होगी, समाज तय करेगी, उसमें जो सरकार है उसका लड़का भी पढ़ेगा, अगर मुख्यमंत्री है उनका भी लड़का पढ़ेगा, मंत्री है उनका भी लड़का पढ़ेगा। जब इस सभी लोग पढ़ेंगे तो उस व्यवस्था को, उस शिक्षा व्यवस्था को क्या होगी, केयर होगी। लोग बढ़िया से, जो मंत्री वगैरह हैं वो भी सपोर्ट करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे भी, आज देखिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा, जो ऐसे शिक्षक है वो अपने बच्चों को विदेश भेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए। इस प्रकार से इन्होंने कितना बढ़िया सिद्धांत दिया समाज को, एकात्म मानववाद में, और शिक्षा व्यवस्था पे समाज का कब्जा होना चाहिए, समाज अपने हिसाब से रूल करे। यही जो कहाँ से लाया था इन्होंने, प्राचीन काल से वैदिक जो ऋषि हैं, गुरुकुल का माध्यम जिस प्रकार से समाज के द्वारा चलता था, और समाज में उसी में राजा का लड़का भी पढ़ता था, मंत्री का लड़का भी पढ़ता था, एक सबसे गरीब तबका का लड़का भी पढ़ता था, जिससे उस चीज के विस्तार हो रहा था, उसकी जरूरत के हिसाब से नीतियां बन रही थी। देखिए इसीलिए हमारा भारत जो है कुटीर उद्योग, सूती उद्योग, इन सारे में सबसे अग्रणी था, सबसे ज्यादा यहाँ से निर्यात होता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हर समय भारत के पक्ष में था। क्यों था? इस शिक्षा व्यवस्था के कारण। आज तो 25 साल पढ़ने के बाद पता नहीं चल रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिला उनको पता नहीं। बाद में 25-30 हजार का, 50 हजार का बहुत अगर कर लिए तो 1-1.5 लाख की नौकरी मिल जा रही है 25 साल बर्बाद करने के बाद। कई लोग बेरोजगार हैं। बच्चे थोड़ी खरा, हर एक बच्चे तो बुरे होते नहीं है सर, हर एक बच्चा चाहता है कि हम सफल हो, काम करें, बढ़िया हो, नाम करें, लेकिन व्यवस्था ऐसी है, एक सीट के लिए 50 लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? देखिए हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया कि किस प्रकार से समाज में शिक्षा होना चाहिए, किस प्रकार से अधिकार होना चाहिए, जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। और यही जो पूंजीवाद, जो डिप्रेशन वगैरह इन सारी चीजों का बच्चे सिखा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसका एक ही हल है, वो है एकात्म मानववाद और शिक्षा व्यवस्था। आज आई होप आप लोग पूरी सारी चीजों को, हमने शुरू से किस प्रकार से कम्युनलिज्म से, पूंजीवाद से समाजवाद से एकात्म मानववाद आया, किस प्रकार से वो प्रभावित किया। जो पूंजीवाद के विरोध में, जो व्यक्तिवाद के विरोध में समाजवाद आया था, वो 19 सेंचुरी के आसपास आया था, जिसमें मुख्य रूप से गांधीवादी समाजवाद था कि साहब हर एक चीज पे, देखिए गांधीवादी समाजवाद पूरा यही सारी स्ट्रक्चर था, समाज का कब्जा होना चाहिए। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस प्रकार से समाज में शिक्षा की महत्ता को बताया। एकात्म मानववाद अगर ये सरकार अपना ले तो सारी चीजें, सारी दुविधाएं, जो करप्शन वगैरह बहुत सारी चीजें सब खत्म हो जाए केवल शिक्षा व्यवस्था के बदलने से। इस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हर जगह आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कीम उनके नाम पे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक प्रकार से वो सिल्वर मेडलिस्ट थे बीएससी से, बहुत ही शानदार आदमी, सबसे एक थिंकर, एक ग्रेट थिंकर थे। आज के लिए मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें जो हमने आज बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे कि हमने जो आज बताया है। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। आप इसको समझिए, कनेक्ट करिए और फिर मजे लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।